व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सुधांशु त्रिवेदी का हमला, दिग्विजय सिंह और एसटी हासन इंडिया गठबंधन की कट्टर विचारधारा से प्रेरित। मुंबई लोकल में रहस्यमय मामला, नवजात सौंप महिला लापता, रेलवे पुलिस जांच में जुटी। जगन्नाथ रथ यात्रा हादसे में मृतका बासंती साहू के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, दिग्विजय सिंह और एसटी हासन की सोच इंडी गठबंधन की विचारधारा से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हासन द्वारा दिए गए हालिया बयानों से ये स्पष्ट होता है कि दोनों नेता एक ही मानसिकता से प्रेरित है। त्रिवेदी ने कहा कि मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ एक संरचित सम्मेलन होता है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को खत्म करना। इसके बाद चेन्नई में एक और सम्मेलन होता है, सनातन धर्म का उन्मूलन। सर, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर खाने डिस्प्ले करने को लेकर जिस तरह दिग्विजय सिंह का बयान आया है और सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है, ये दोनों बयान एक भाव से प्रेरित हैं। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी जो विदेश में घूमते हैं और विदेश में स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर भारत में चेन्नई में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। उसी विचार के प्रतीक ये दोनों नेता नजर आते हैं। चूंकि दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है, भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है, ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है। तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। जहां तक हसन साहब ने बोला है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयते उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है, और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है। मगर मैं आश्वस्त हूं कि देश और प्रदेश की जनता अब इस दोहरे रवैये, इस दो मुखे चरित्र को भली भांति समझ चुकी है और वो इन सारे नेताओं को समुचित प्रत्युत्तर देगी। और अब बढ़ते अगली खबर क्या। हार्बर लाइन लोकल में महिला रहस्यमय तरीके से लापता, 15 दिन के नवजात को सौंपकर खुद गायब।
हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने 15 दिन के नवजात शिशु को किसी व्यक्ति को सौंपकर अचानक गायब हो गई। महिला ने संपदा स्टेशन से ट्रेन में सफर शुरू किया था और आखिरी बार उसे खंडेश्वर स्टेशन पर देखा गया। उसके पास एक ट्रॉली बैग भी था। वाशी रेलवे पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और पूरे रेल मार्ग के स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दिव्या और भूमिका, ये दो लेडीज पैसेंजर लेडीज डब्बे में लोकल से सीएसटी से पनवेल तक ट्रैवल कर रही थी। उसी दरमियान सालपाड़ा स्टेशन पर एक अज्ञात महिला उसके 15 दिन के छोटे बच्चे के साथ बोर्ड हुई थी सालपाड़ा स्टेशन पर, और उस अज्ञात महिला ने उन को पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके पास लगेज बहुत है और वो छोटे बच्चे के साथ नीचे उतर नहीं सकती है, तो कृपया हेल्प करे। इस कारण से उसने अपने छोटे 15 दिन के बच्चे को उस दो को पैसेंजर के हवाले करते हुए सीउड स्टेशन पर उतरने लगी। वहां पर वो क्या दो लड़कियां जो थी वो छोटे बच्चों को लेके उतर गई, लेकिन वो जो अज्ञात महिला है वहां पे न उतरते हुए वो पनवेल की तरफ लोकल से आगे निकल गई और इस तरह से उसने उस छोटे बच्चे को त्याग दिया है। इस वजह से वाशी रेलवे पुलिस स्टेशन यहाँ पर गुन्हा रजिस्टर नंबर 211/2025 93 BNS के अनुसार गुना दर्ज हुआ है और उस अज्ञात महिला की हम छानबीन कर रहे हैं और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सबको हमारे वाशी रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ से आह्वान है कि आप भी इस अज्ञात महिला का ढूंढने के लिए हमारी कृपया मदद करें और उसके अनुसार हम आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चा ये 15 दिन का है और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया है। उसकी तबीयत अभी ठीक है और CWC जो है चाइल्ड एंड वुमेन्स वेलफेयर कमेटी, उसके आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। और वह महिला सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर बोर्ड हुई थी और वो खांडेश्वर स्टेशन पे उतर के गई है वहाँ स्टेशन से बाहर। तो उस आजू बाजू के प्रीमाइसेस में हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। हम इसके लिए एक 4 टीमें बनाई है और खांडेश्वर आजू बाजू का परिसर और रेलवे स्टेशन का वहाँ पे हम छानबीन कर रहे हैं और उसकी पूछताछ जारी है। उसके अकॉर्डिंगली हमने एक तपास यादी भी जारी किया है, उसमें उस अज्ञात महिला का फोटो भी है, उसके जरिए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। जगन्नाथ रथ यात्रा हादसे में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बासंती साहू के परिवार को सौंपा 25 लाख का मुआवजा। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाली बासंती साहू के परिवार को ओडिशा सरकार की ओर से 25 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने ये मुआवजा राशि परिवार को सौंपते हुए शोक व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद दुखी है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। इस कठिन समय में उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खोले शिकायत एवं सुझाव बॉक्स, नागरिकों की बातों को खुद पढ़ा और समीक्षा की। राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सीधे संवाद की पहल के तहत विभिन्न जिलों में लगाए गए शिकायत एवं सुझाव बॉक्सों को खोला और उनमें जमा सभी पत्रों को स्वयं पढ़ा। उन्होंने नागरिकों द्वारा भेजी गई शिकायतों और सुझावों की गहराई से समीक्षा की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार रेखा गुप्ता ने कहा कि हर पत्र में जनता की उम्मीदें और समस्याएं झलकती है। सरकार का कर्तव्य है कि वो इन आवाजों को सुने और ठोस कार्रवाई करें। ये जो चिट्ठी है रजिस्ट्रार अंबेडकर भवन के नाम की है। I Lavkush want to state that I visited Ambedkar Bhavan on dated this and found that all the central ACs are in worst condition. Then ACs are also not working properly. Please look at this problem because it's
centrally suffocation and aged old people are suffering problem. Okay, AC का problem है. सर, आपसे निवेदन है कि परिसर में पंखे कूलर चालू करवाएं। गर्मी में आपकी जनता की जान निकल रही है, कृपया करके इस समस्या पे ध्यान दें। आज का कोरोना के मामले फिर से तेज हो रहे हैं, परिसर में भीड़ बहुत हो जाती है और इसका समाधान किया जाए। सब रजिस्ट्रार रोहिणी। गर्मी है कुल मिलाकर के एसी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली कंप्लेंट रिगार्डिंग नो नंबर। अच्छा वही एसी हमें भी एसआरएस वाला है, तो एक मिनट डीएम वाला भी खुलवा ले। खुलवाई एक डीएम वाला अम्बेडकर भवन यहाँ पे nobody is in between with lots of bad smell, nobody is caring care here, your staff very, you are AC की प्रॉब्लम है और लोग गर्मी के कारण परेशान। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। सामूहिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में केंद्रीय सरकार और बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण और पूरे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। एक प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया और कैसा बदलता हुआ भारत है इस पर चर्चा करके कैसे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत किस गति से विकास की आसमां को छूने का काम कर रहा है और दुनिया में कैसे विश्व गुरु के रास्ते पर भारत खड़ा है। आर्थिक स्थिति में जहां में 11वें स्थान पर थे, हम इंग्लैंड और जापान को हराकर 4थे स्थान पर पहुंचने का काम किया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लालू प्रसाद हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं, आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का बयान। राष्ट्रीय जनता दल की विधान परिषद सदस्य उर्मिला ठाकुर ने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा करते हुए उन्हें भगवान तुल्य बताया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने बेआवाजों को आवाज दी, उन्हें ताकत दी जिनके पास कुछ नहीं था, जो लोग कभी आत्मविश्वासहीन थे, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, आज वे अपने अधिकारों की बात करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जमींदारों की बेटियां भी। आज कोई भी चाहे वो उच्च जाति से हो या निम्न, अपमानित महसूस नहीं करता। बाबू लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से भगवान हैं, जिन्होंने बेजुबानों का जुबान बन के और जो बेसहारा थे, जिनको जुबान में ताकत नहीं थी, मानसिक आज़ादी नहीं थी, पढ़ी लिखी मैं हो सकती थी, अपने समाज में अमीर बाप की बेटी हो सकती थी, लेकिन मुझे इतनी मानसिक आज़ादी और हिम्मत नहीं थी कि कुर्सी पर बैठ के बात करते। बाबू लालू प्रसाद यादव का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ तो ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर के जिला में जा कर के लोग मैल कुचैल पहना हुआ लोग
कुर्सी पर बैठ कर एसपी और कलेक्टर से अधिकार की बात करने लगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस तरह से शिव के गले में सांप है और वह सांप जो है चूहा को खा सकता है, जो गणेश जी का सवारी है, लेकिन नहीं खाता है। आप देखे होंगे कि मैया की सवारी बाघ है और बाबा का सवारी बसहा है। बाघ बसहा को खा सकता है लेकिन नहीं खाता है। आप देखते हैं कि बाबा के गले में सांप है और कार्तिकेय जी का सवारी मोर है। मोर सांप को खा सकता है लेकिन नहीं खाता है। जिस तरह से भगवान शिव के दरबार में आप देखे होंगे कि भगवान शिव के दरबार में जिस तरह से दूत भूत देव और जितने आपको मैंने बताई, ये सारे लोग एक समभाव से जीते थे, रहते थे। उसी प्रकार से बाबू लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ भी किसी को अपमानित होना नहीं पड़ता है। बड़े से बड़े कास्ट हो और नीचे से नीचे, जिस तरह से अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, एक ही थे हमारे पार्टी में जिनको उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाने का काम किए। और इस देश में कैप्टन जय नारायण निषाद जैसे लोग को प्रथम बार बाबू लालू प्रसाद ने उन्हें भी केंद्र में जो है मंत्री बनाने का काम किए। भगवतिया देवी जैसे जात के मुसहर समाज को भी, पत्थर फोड़ने वाली को भी उस पार्लियामेंट में भेजने का काम किए। 5 किलो अनाज पर दाढ़ी बनाने वाली उर्मिला ठाकुर, जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, जिसके पिता 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाते थे, उसके बेटी को भी उस सदन में भेजने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव ऐसे लोग जिस जाति को समाज में कहीं जगह नहीं था, उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। उन्होंने मंडल कमीशन जब लागू किए तो पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के बेटा बेटी इस देश में एसपी और कलेक्टर बनने लगा। तो बाबू लालू प्रसाद यादव तो निश्चित रूप से गरीबों का भगवान है। जहाँ सारे लोगों को शिव के तरह उनके यहाँ भी सारे लोग रहते हैं, लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव के छत्र छाया में सब लोग को वहाँ प्रेम भाव मिलता है, सब लोगों को जगह मिलता है। इसलिए हमारे लिए तो भगवान शिव की तरह बाबू लालू प्रसाद यादव जिंदा भगवान है। और अब देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, खाने में थूकना कोई धर्म नहीं सिखाता, जो ऐसा करता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खाने में थूकने की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुनिया का कौन सा धर्म थूकने को सही ठहराता है या थूके हुए खाने को खाने के लिए मजबूर होकर कोई अकेला जिहाद लड़े। जो लोग खाने में थूकते हैं वे मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कौन सा ऐसा धर्म है दुनिया में, कौन सा ऐसा धर्म है जो थूकने को सही मानता है और किसी के थूके हुए खाने को खाता है? पहले तो हम ये बता दें, जो उसके खिलाफ अकेले आपको जिहाद लड़ना पड़ रहा है। अपराधी हैं, मानसिक अपराधी हैं ऐसे लोग, मानसिक रूप से बीमार हैं जो इस तरीके की घटना करते हैं। एक समाचार आया था कि एक महिला 6 महीने तक अपने गृह स्वामियों को पेशाब करके उसे आटा गूंथ करके खिला रही थी और संयोग से वो हिंदू थी। तो ये मानसिक रोगी है। मानसिक रोगियों के खिलाफ आप ये जिहाद, अरे ये तो ऐसे शब्द हैं जब कोई बड़े परिवर्तन का दिन तक हो। आप मुख्यमंत्री कहते मैं गरीबी के खिलाफ जिहाद करूँ, मुख्यमंत्री कहते कि मैं कुप्रथाओं के खिलाफ जिहाद करूँगा। ये तो जिहाद के लायक है, ये थूकना जिहाद के लायक है। उसी तरीके से ये लैंड जिहाद कहा, भैया सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा हमारे शासनकाल में हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें तुम्हारे शासनकाल में भी की है, भाजपा के शासनकाल में भी की है। सबसे ज्यादा जो है डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं वो भाजपा के समय में। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझसे आओ ना, बात करो, आंकड़ों पर बात करो। तो ये किसको बरगलाने के लिए कह दो सब चीजें। एक जिहाद कर ही तो रहे हो ना, इसीलिए आपने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी। अब तो कोई जो है ऐसा लव जिहादी होगा तो उनको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, दूर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। आपने सनातन के संस्कार, विवाह एक संस्कार होता है सनातन के अंदर, उसको खत्म करने के लिए शॉर्टकट दे दिया। तो ऐसे कदम उठाते हो भैया केवल समाज को बांटने के लिए,
क्योंकि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, केवल तोड़ने के लिए और बांटने के लिए है, इसलिए इस तरीके का करना है। और अब अगली खबर, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, दिल्ली को आप नाम की बीमारी ने बीमार कर दिया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक बीमारी थी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। ये खांसी जैसी बीमारी है जिसने पूरे शहर को बीमार कर दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया था और 2015 में भी एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। एक बीमारी थी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये बीमारी, खांसी की बीमारी, सारी दिल्ली को बीमार करके गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया कि व्हीकल्स मोर देन 15 years शुड नॉट बी परमिटेड टू प्लाई ऑन द रोड्स एंड शैल नॉट इम्पाउंडेड अंडर मोटर एक्ट सो एंड सो। इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7/4/2015 को फिर से कहा, The slackness and casual attitude of the authority of the state government is exhibited from very fact that the air pollution is increasing and had decreased at alarming level. फिर से एनजीटी ने 2015 में कहा कि मौजूदा सरकार बिल्कुल नकम्मी है, काम करने में नाकाम है, न काम करने की क्षमता है और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। सरकार को फिर से कहा गया कि पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 years and डीजल व्हीकल्स मोर देन 10 years should not be registered, should be deregistered and should not be permitted to ply on roads. 18/7/2016 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा, it has been brought on the record before us that even during the odd even enforcement by Delhi government, the ambient air quality of Delhi was not found to be more improved. Efforts to stop diesel vehicle older than 10 years are plying on roads are met with such success due to low number of challans and minor fines. मानयोग एनजीटी ने 2016 में फिर से नकम्मी यहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी की ना अपने दिल्ली के लोगों को बचा पाई, ना उनकी गाड़ियों को बचा पाई। जहां उनके सांसों को सांस हवा ना दे पा रही थी, वहां उनकी गाड़ियों को भी नहीं बचा पा रही थी। 20/7/2016 एनजीटी ने फिर से कहा, ऑल व्हीकल्स विद डीरजिस्टर्ड इन एनसीआर शुड नॉट बी परमिटेड टू प्लाई इन दिल्ली एनसीआर रोड्स। ये फिर से एनजीटी ने कहा, दिल्ली की सरकार फिर भी ना बता पाई कि इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने देना चाहिए, हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजों में फिर से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो आजकल भगौड़ा है पंजाब में, ये बेईमान आदमी दिल्ली को लूटता रहा, दोनों हाथों से शराब का धंधा करता रहा, स्कूलों से पैसा खाता रहा, ट्रांसपोर्ट से पैसा खाता रहा और दिल्ली सांस को तड़पती रही और दिल्ली की गाड़ियों को दिल्ली में चलने का इजाजत नहीं मिल रही थी। और अब देखते हैं अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भाजपा ने जनता का विश्वास जीता, जो वादा किया वो निभाया। पटना स्थित ज्ञान भवन में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सामने लंबे समय से ये चुनौती रही है कि जनता का विश्वास कैसे जीता जाए, लेकिन भाजपा ही वो पार्टी है जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज आप गर्व से कह सकते हैं कि भाजपा ने जनता का विश्वास अर्जित किया है। हमने जो भी वादे किए उन्हें निभाया है। लोग हमारे चुनावी घोषणा पत्र को देखकर जान सकते हैं कि हमने हर वादे को पूरा किया है। में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें, हमने जो कहा है वो किया है हमने। लेकिन ये तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, लोकतंत्र में भी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है। तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था।
वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि देश की कोई धरती है तो बिहार की धरती है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पृथ्वीराज चौहान ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संभावित विलय अटकलों पर दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने शिवसेना और मनसे के संभावित विलय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर हम गठबंधन में जाते हैं तो सीटों का बंटवारा हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ होगा। वे अपने स्तर पर किसी के साथ उप गठबंधन करते हैं तो वो उनका निर्णय है। Going in alliance, we'll have a seat sharing with leaders of the alliance partners, which is Mr. Uddhav Thackeray of the Shiv Sena Uddhav Thackeray group and Mr. Sharad Pawar of the NCP Sharad Pawar group. That's all. Now, with whom they do a sub-alliance is entirely their situation. As long as the person is completely anti-values, secular values and equity and all that, the values which Congress stands for, if it's completely against those values, we'll raise some objections. Otherwise, it's an internal family matter. How they do seat adjustments, we have no problem. In case we go with an alliance with the Mahavikas Aghadi alliance. But how do you see, what is your personal opinion of Raj Thackeray trying to... Well, I think our experience is he's a senior leader in the Maharashtra politics. He's a big crowd puller. Whenever he takes public meetings, huge crowds attend, but that doesn't get translated into votes. That's why he has no presence in the current Maharashtra Assembly, consisting of 288. There is a view that the votes which former Shiv Sena votes will combine together and they may get some benefit. It gets fine. But we will only negotiate with Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Sharad Pawar. Sir, I asked you about the Thackerays. There's also a strong buzz that, or we can say speculation that Mr. Sharad Pawar's party could, have a merger with Ajit Pawar. In that case, how do you look at the development? No, it's exactly same answer. It's a family matter. It's for them to decide who merges into which group and who becomes the leader of the merged party. It's not very easy because the grassroots elected legislators and parliamentarians have a view that we need development work to be done, we should be aligned with the ruling party so that we'll get some benefit of nursing our constituencies and whatever other things. Other people are saying, no, we cannot align with A or B or C because we have fought so hard. So I don't know what will happen with NCP's case, whether they'll come together, who will merge into which parties, post-merger who will be the leader, or will individual units directly join NDA and support NDA from inside, outside, whatever. So all options are open and it's for their leadership to take a call, and we will not, definitely neither will be asked for advice at all. But I think we are watching the situation. Of course, if they become part of NDA, it will be difficult to then continue the alliance in Maharashtra. और अब अगली खबर, कांवड़ यात्रा के दौरान सुचारू व्यवस्था के लिए गाजियाबाद में किए गए सुधार। डीएम दीपक मीणा का बयान। कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि दिल्ली के पास स्थित गाजियाबाद में सभी आवश्यक इंतजामों को सुदृढ़ किया गया है। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के समय भीड़ और यातायात को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में सभी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और यात्रा पूरी तरह से सुगम रहे। नहीं, देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 11 तारीख से सावन का महीना स्टार्ट होगा और 23 तारीख को हमारी शिवरात्रि पड़ेगी। हम ये मान के चलते हैं कि 23 तारीख से अमूमन एक तरीके से 15 दिन पहले कांवड़ श्रद्धालुओं का एक तरीके से आवागमन स्टार्ट हो जाता है। शुरू में थोड़ा कम रहेगा, पैदल चलने वालों की संख्या रहेगी और बाद में ये बढ़ के डाक कांवड़ और बाकी के व्हीकल्स भी काफी मूवमेंट रहेंगे। इस क्रम में जो हमारे दो मेन रोड है, हमारी जो एक कम नहर से पाइपलाइन रोड जाती है जो लोनी होते हुए दिल्ली निकल जाती है, और दूसरी हमारी जो मेन जो पहले दिल्ली सहारनपुर रोड थी एक तरीके से, जो मेजर हमारा NH था,
वो मुरादनगर मोदी नगर होते हुए जो हमारे शहर में आती है, शहर से भी पास होती है और दुधेश्वर नाथ मंदिर में बहुत श्रद्धालु जाते हैं। ये 2 रोड का मेनली हमने पूरा भ्रमण किया था और मोर और लेस रोड की कंडीशन सब जगह ठीक है, पर कुछ जगह पे जैसे बारिश हो रही थी उसी टाइम हमने भ्रमण किया था, तो मुरादनगर में जैसे देखा जाए तो कई जगह पे पानी भरने की समस्या थी। ये उनको स्पष्ट बोला गया है यो मुरादनगर को कि इस समस्या को जल्दी 2-3 दिन में निराकरण करवाएं और पानी अननेसेसरी में भरे ना, जिससे श्रद्धालुओं को चलने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, सभी जगह पे पोल्स को हम लोगों ने सभी जगह पन्नी लगानी थी और अर्थिंग और सारी चीजें चेक करनी थी वायर्स की। तो ज्यादातर जगह पे बिजली विभाग द्वारा किया गया है, पर कई जगह पे गैप्स थे जो भ्रमण में देखे गए, वो भी उनको इंश्योर करवाया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी जगह पे रात में सभी थानों से एक रिपोर्ट आई है जहां जहां पे थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स हैं और शेडो एरियाज है जहां पे लाइटिंग की व्यवस्था की जरूरत है, वहां भी लाइट्स के लिए हम लोगों ने लिखा है संबंधित डिपार्टमेंट्स को, वो लोग भी इंश्योर करवा रहे हैं और अगले 1 या 2 दिन में हम उसको भी वापस से पुनः चेक करवा लेंगे। बेसिकली कोशिश पूरी यही है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं वो एक तरीके से जिसे कहते हैं हैसल फ्री और बिल्कुल अच्छे वातावरण में अपनी यात्रा यहाँ से पूरी करें। दुधेश्वर नाथ मंदिर के लिए भी बैरिकेडिंग को और बढ़ाया जा रहा है, जिससे भीड़ भाड़ की स्थिति अगर ज्यादा उत्पन्न होती है तो कहीं ऐसी धक्का मुक्की या कोई और प्रॉब्लम ना हो जिससे लोगों को एक तरीके से प्रॉब्लम महसूस हो। इसके अलावा सभी जगह पे पुलिस के द्वारा अपनी ड्यूटीज लगाई गई हैं, एडिशनल फोर्सेज जहां भी तैनात करनी है वो की हैं। सेक्टर और जोन में हमने डिवाइड किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट को उनके टास्क दे दिए गए हैं, चेकलिस्ट दे दी गई है, उसकी डीब्रीफिंग सेशन हम लोग कल प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा आज भी इंटर स्टेट जो बॉर्डर मीटिंग्स हमको करनी है, तो नोएडा, दिल्ली और बाकी और भी जगह से जहां से हमारी बॉर्डर्स लगती है जिन डिस्ट्रिक्ट से, उन सभी से आज पुलिस लाइंस में अधिकारीगण आए हैं जहां पे हम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी और बाकी के भी जो इशू बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स हैं इसको लेकर वो सब चीजों के बारे में वार्ता करेंगे। तो पूरी तैयारी है, जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनको फिल किए जा रहे हैं। हमारे पास 2-3 दिन और हैं और पूरी कोशिश यही है कि बिना कोई प्रॉब्लम के और बहुत अच्छी तरीके से पूरी कांवड़ यात्रा संपन्न हो। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र में कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने शिवसेना के आदित्य ठाकरे के साथ बीजेपी विधायक बबनराव लोणीकर से माफी की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किसानों को लेकर बीजेपी विधायक बबनराव लोणीकर के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने भाजपा से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वट्टेटीवार ने कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा उनके बचाव में उतर आई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभागृहामध्ये शेतकऱ्याचा अवमान करणारा आमदार लोणीकर यांनी काही खुलासा केला। आम्ही त्यावेळेस मागणी केली की तुम्ही शेतकऱ्याचा अपमान केला आहे, त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा माफी मागा। ते माफी मागत नव्हते। ते खुलासा करताना सांगतात मी असं बोललोच नाही, हे माझं बोलणं तोडून मोडून दाखवलं। माझ्या हाडात शेतकरी आहे, माझ्या रक्तात शेतकरी आहे, माझ्या मांसात शेतकरी आहे। अरे तुझ्या मांसात आहे की हाडात आहे की रक्तात आहे, पण तो बोलून मोकळा झाला आहे तर शेतकऱ्यांची माफी मागायचं सोडून ते आपला खुलासा करत होते। मी असं बोललो नाही। सगळ्या महाराष्ट्रातील लोकांनी बघितलं की त्यांनी जे म्हटलंय मोदी तुमचा बाप आहे हे ते सांगितलं त्या ठिकाणी। त्यांनी त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगितलं तुमच्या अंगावरचे कपडे मी दिलेत, आमच्या सरकारने दिलेत, तुमच्या बहिणींना आईंना 1,500 रुपये लाडक्या बहिणीचे मी दिलेत, माझ्या सरकारने दिलेत, यांच्या बापांनी दिलेत, अशा पद्धतीने त्यांनी उल्लेख केला होता। त्यामुळे समस्त शेतकऱ्यांचा अपमान लोणीकरांनी केलेला आणि म्हणून आमची मागणी होती की तुम्ही माफी मागा। तर त्या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि मंत्री लोणीकरांच्या बोलण्याला समर्थन देत होते की ते लोणीकरांना समर्थन देत होते। म्हणजे लोणीकरांचं वाक्य हे शेतकऱ्याप्रती जे आहे तेच या लोकांची भूमिका होती। तिथेल मंत्री लोणीकरांची वकिली करत होते। म्हणजे हा काय प्रकार आहे? म्हणजे यांची भूमिका, लोणीकरांची भूमिका म्हणजे सरकारची भूमिका आहे का? लोणीकरांचं वक्तव्य म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती सरकार यांची सुद्धा लोणीकरांच्या म्हणण्याला दुजोरा आहे का? तर म्हणून आम्ही माफी मागा म्हणून मागणी करत असताना उलट ज्या
केंद्र सरकारने हजारो शेतकऱ्याचा बळी घेतला मोदींच्या नेतृत्वातील. त्यांना येऊ दिलं नाही, आंदोलन करू दिलं नाही हरियाणा पंजाब मधल्या शेतकऱ्यांना. ते आम्हाला म्हणतायत की देशद्रोही आहे. म्हणजे उलटा चोर कोतवाल को दाटे. आपण शेतकऱ्यांचा अवमान करायचा, शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं भिकारी म्हणायचं आणि वरून माफी मागायची नाही आणि लोणीकरांचं समर्थन करायचं. आज संपूर्ण महाराष्ट्राला कळून चुकलं आहे की लोणीकरांची भूमिका जी आहे तीच भाजपाची भूमिका आहे. म्हणून आम्ही माफी मागायसाठी त्यांना आग्रह केल्यानंतर त्या ठिकाणी सभागृह आज तहकूब झाला, परंतु लोणीकरांनी माफी मागितली नाही. हे शेतकऱ्यांचं दुर्दैव आहे. और अब देखते हैं अगली खबर। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भाटी विक्रमार्का मालू और मंत्री एलबी स्टेडियम ग्राउंड का निरीक्षण 4 जुलाई को आयोजित होगी। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भाटी विक्रमार्का मालू और अन्य मंत्रियों ने आगामी 4 जुलाई को होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के लिए एलबी स्टेडियम ग्राउंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो। Ma'am, overall coming, ma'am, outside our AECC. Okay, sir. On 4th July, All India Congress Committee President is going to address all the presidents of the respective villages. This is the first of its kind, addressing a AICC president to all the village level Congress presidents. It is going to be it is a biggest meeting, and this is the first of its kind in the country, and we are organizing in a big way. I am requesting and giving a call to all the village presidents, mandal presidents, block level presidents and DCC presidents to attend without fail by 3 p.m. on 4th of this month. So what is the prime? See, the prime idea is to send the Congress party, spread the Congress party ideology, and AICC president wants to speak to directly to all the village level presidents. So this is what. BJP is organizing emergency exhibition over the week. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में नई डोमिसाइल नीति के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, डाक बंगला क्रॉसिंग जाम, यातायात बाधित।
बिहार सरकार की नई डोमिसाइल नीति के विरोध में छात्रों ने डाक बंगला क्रॉसिंग पर सड़क जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने इस नीति को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर आवाज उठाई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नई डोमिसाइल नीति से उनकी पढ़ाई और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से तुरंत इस नीति को वापस लेने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में छात्रों के जमा होने के कारण ट्रैफिक को सुचारू करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। और देखिए छात्र जो है बिहारी से नौकरी देता बाहरी को। नीतीश कुमार वोट लेता है, बिहारी से नौकरी देगा बाहरी को। कितना बाहरी राज्य वाला बिहारी को नौकरी नहीं देता है। नीतीश कुमार बिहारी का नौकरी छीन करके बाहरी को क्यों दे रहा है? डोमिसाइल लागू करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करो। मेरा डोमिसाइल हक है, बिहारी का डोमिसाइल हक है, इसे डोमिसाइल लागू करना होगा। डोमिसाइल मेरा हक है, डोमिसाइल बिहारी का हक है। राकेश कुमार, मधुबनी जिला। और अब देखते हैं अगली खबर। आईसीएमआर एम्स अध्ययन पर पूर्व आईएमएस महासचिव डॉक्टर डीआर राय का बयान।
कोविड-19 वैक्सीनेशन से कोई प्रतिकूल प्रभाव या मृत्यु नहीं हुई। आईसीएमआर और एम्स द्वारा किए गए कोविड-19 वैक्सीन और अचानक मौतों पर अध्ययन के संबंध में पूर्व भारतीय चिकित्सा संघ महासचिव डॉक्टर डीआर राय ने स्पष्ट किया है कि इस अध्ययन के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हुआ है और इससे किसी की मौत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। डॉक्टर राय ने कहा कि अध्ययन लोगों में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति भरोसा बढ़ाने वाला है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और उनका उपयोग जारी रखना चाहिए ताकि महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। जैसे आपको पता है कि कोविड की जब महामारी देश के अंदर आई 2020-21 के अंदर बहुत बुरी हालत थी और उस वक्त अगर हिंदुस्तान ने कंट्रोल किया तो वो वैक्सीनेशन की वजह से किया। कोई हमारे पास एक सिस्टमेटिक इलाज था भी नहीं। हिट एंड ट्रायल के ऊपर हमने इलाज किया। एम्स वाले कुछ बताते थे, इधर से आईसीएमआर कुछ देता था, उनको कंबाइंड करके हम लोगों ने देश ने मतलब कंट्रोल किया और दूसरे देशों से अच्छा रिजल्ट हिंदुस्तान ने दिया। उसके बाद वैक्सीनेशन दिया गया। ये जरूर है कि 2 साल के बाद कुछ इस प्रकार के केसेस आए कि यंग एज के अंदर लोग मरने लगे, तो उन लोगों ने इसके ऊपर ब्लेम डाला कि ये कोविड की वजह से है। लेकिन जो हमारी एज ए डॉक्टर और उसके बाद एज ए आईसीएमआर और एम्स की स्टडी के हिसाब से पता लगा है कि वैक्सीनेशन की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई उसके अंदर कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये अभी तक पता नहीं है जितनी डेथ हुई क्या उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, क्योंकि कुछ लोग डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, तो उन लोगों को अचानक कोविड भी हुआ तो कोविड के बाद वैक्सीन लिया वो चले गए, तो वो एक अलग इशू है। सेकंड चीज ये है कि इसके अंदर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आया कि जिसकी वजह से किया गया हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कहना ये भ्रामक वाली स्थिति है कि कोविड की वजह से डेथ हो रही है। और दूसरा जो कारण सबसे बड़ा आ रहा है वो हमारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है कि क्या व्यक्तियों को कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है जिसके अंदर कईयों को डायबिटीज है। अच्छा, कई लोग जिम के अंदर जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, उनको जितनी इंडिकेशन है उससे भी ज़्यादा खाते जा रहे हैं, ये सोच के कि मेरी मसल्स अच्छी बन जाएंगी, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन आए। तो लेकिन स्टडी के अनुसार और हमारे हमने स्टडी अपने IMA के लेवल पर भी की, तो ऐसा कोई हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है कि कोविड की वजह से ये जो यंग डेथ हो रही है 18 साल से 45 साल के बीच में, इसके ऊपर अभी और स्टडी की जरूरत है कि ये व्यक्ति मरे, उनकी डेथ हुई तो क्या हुई, उनको कौन कौन सी बीमारियां थी और कौन सी बीमारी के अंदर उनको ये चीजें हो सकती हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के आगमन पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दरख्शां अंदरबी ने विशेष भंडारे का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के आगमन के अवसर पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंदरबी ने विशेष भंडारे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की एकता और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए कहा कि यही भारत की खूबसूरती है। हिंदू और मुस्लिम एक हैं और हम उनका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। आज हर कश्मीरी उनका स्वागत कर रहा है। दरख्शां ने पुलिस और राज्यपाल प्रशासन की मेहनत की भी सराहना की और कहा कि पुलिस और LG दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम भाजपा की तरफ से हमने भाई साहब को ये RSS के नेताओं में से हैं। आइए जी, आइए बहन। आप आए ना प्रोजेक्ट आप आए, आप इधर से कर लीजिए, पीछे कर कोई बात नहीं। 26वां ये है, तो आप आए हैं, हमारा मन बड़ा हो गया। ये आपका बड़ापन है, ये हमारा काम है कि हम अपने देश की सेवा करें, अपने लोगों की सेवा करें। और जो ये आज अमरनाथ यात्रा है, ये हमारे लिए सौभाग्य है।
मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, कमांडेंट साहब, जनाब फोटो तो लो। सारी भैन नाल रोज रोज थोड़ी मौके मिलते, बाद च इन्होंने नेशनल लीडर बनना तो बाद बड़ा मुश्किल हो जाता। ये हमारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख, ये सबके लिए एक ही है। ये बहन जी पटियाला से ये मित्र मंडल है, मित्र मंडल। वेलकम जी, वेलकम। हम चलेगा ये यार आपने एक मौका पकड़े, एक मौका दे दो मंत्री जी को। जय बोलेगी, एक मौका दे दो ना इधर यार, जय बोलेगी, जय बोलेगी। हर हर महादेव, जिंदाबाद, जय भोलेनाथ, सबका भला करे मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद। हम बोले, हम बोले, हम बोले। और लेडीज आइए ना, उनको थोड़ा जगह दे दो। आइए, वेलकम। स्वागत करने के लिए आए हैं आपका। वेलकम। थैंक यू। मंगल में यात्रा हो। खास किया मंगल में यात्रा। जय बोले, जय बोले, जय बोले। हर हर महादेव। बोले, जय बाबा बर्फानी की। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सिंधा साहब जिंदाबाद। आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी यात्रा मंगल में। आइए, स्वागत है। आइए बहन जी, मंत्री जी आए हैं स्वागत करने। ये हमारे भाजपा के मंत्री हैं डॉक्टर बम बम बोले, बम बम बोले। हाँ लो लो आप कोई बात नहीं है, अभी यहाँ उनको बोलो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में नॉर्थ दिल्ली के सार्वजनिक सुझाव बॉक्स खोले। जनता की सीधे शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में नॉर्थ दिल्ली के लिए सार्वजनिक शिकायत और सुझाव बॉक्स का उद्घाटन किया, जिससे जनता की शिकायतें और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये बॉक्स केवल मुख्यमंत्री कार्यालय में ही खोलेंगे ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई मौका न रहे और लोगों की उम्मीदें एवं संदेश मुझ तक सीधे पहुंचे। निधन हो गया है जो 40 साल तक दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी करके 1995 में रिटायर हुई थी। वो इस वक्त गेस्टेड पोस्ट पे थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रिटायर लाइफ आराम से अपनी फ्लैट नंबर 29 राजा एनक्लेव टीकमपुरा दिल्ली में गुजार रहे थे, मगर मेरे छोटे बेटे ने ये वो धोखे से गिफ्ट दी। इनको मदद चाहिए। मेंटेनेंस वाला केस मेरे पास चल रहा है। एक शेयरिंग में इनको दे चुकी और अर्ली चलिए पर इसको जाइए एडीएम कंझावला को ऑर्डर करें कि इस केस पे जल्द डीसी वर्किंग इन द LAC ADM डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट कंझावला। चेक कराओ भाई, दोनों ऑफिसर्स को चेक कराओ जो लिखा है इसमें सारी। ठीक है, एक ऐसा का हो गया, एक डीएम का हो गया, एक एसडीएम का, और अगर आप देखना चाहें खोलिए, एक एसडीएम का भी खोल दीजिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मदनपुर डबास की है। 300 मीटर का नाला दोनों तरफ से जोड़ने हेतु कृपया ध्यान दें। नाले को ठीक है, चलिए बर्बाद यहाँ पे सीएम ऑफिस ला करके ही हम खुद ही खोलेंगे ताकि किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशंस की कोई उसमें लीकेजेस की कोई उसमें गुंजाइश ना रह जाए और लोगों की जो शिकायत है सीधा सीधा मुझ तक पहुंचे जिस रूप में वो कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने 3-4 बॉक्सेस खुद से खोल करके भी देखे हैं और मैं अभी सारी कंप्लेंट्स निकाल करके इसको पढ़ने वाली। मुझे लगता है कि जो सीधा संवाद है दिल्ली की जनता से राज्य की मुख्यमंत्री का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वो अपने मन की बात कुछ भी कहना चाहते हैं वो सीधा मुझ तक पहुंचे और उनकी कही हुई बातों पे सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। इससे मुझे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतरी मिलेगी और लोगों की समस्याओं की और संज्ञान भी लेगी। आइए देखते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव का ऐलान, पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में दिव्यांगजनों को मिलेगा आरक्षण। राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में अब दिव्यांगजन उम्मीदवारों को भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनका हक मिलना चाहिए। पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में उन्हें आरक्षण देकर हम उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएंगे। ये सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि सम्मान और भागीदारी की दिशा में एक कदम है। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा। ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में?
हम जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और विज्ञान 8वां हमने 1500 रुपया कहा है, 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा, होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन योजना में मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माता को हर महीने 2500 रुपये वो अलग से। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट पर युवराज सिंह का बयान, कैच छोड़ेंगे तो मैच नहीं जीत सकते, बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने टीम इंडिया की फील्डिंग और बल्लेबाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। ये टेस्ट क्रिकेट है, यह छोटी गलतियां भी भारी पड़ती है। मैच में बल्लेबाजों को लंबी पारियां खेलने की जरूरत नहीं, हम बात करते हैं पहले मैच की। आप जीतो या हारो, आपको हमेशा ही जिन पे हमारे पॉइंट्स वीक हैं, जहाँ पे हम गलत खेले हैं, वो उसको पहले स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। पहले टेस्ट में क्या हुआ, हम 600 रन के लिए जा रहे थे, 550 रन के लिए। 460 रन बहुत स्कोर होता है, पर जिस हिसाब से हम लोग बैटिंग कर रहे थे, लास्ट विकेट हमारी 6 सेकेंड इनिंग में 25 रन पे गिर गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप फील्डिंग में कैचेस छोड़ोगे, मैंने बहुत बार आपसे बात बोली कि सबसे पहले ट्रेनिंग फिटनेस कैचिंग है। हम लोग क्यों जीतते रहे सौरव गंगुली की कप्तानी के नीचे और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के नीचे? क्यों? क्योंकि हमारे युवराज सिंह से लेके नंबर 1, जडेजा नंबर 2, विराट कोहली, सब लोग के कमाल के यंग फील्डर्स थे, ग्रेट फील्डर्स थे। फील्डिंग में जब आप कैच छोड़ोगे 5-5, 6-6, तो आप टेस्ट मैच कहाँ से जीतोगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है बैट्समैनों की। आपने पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में आप आउट हो गए। आपने जायसवाल की स्क्रूटनी करें तो जब वो आउट हुआ तो लेफ्ट जो शोल्डर खुल गया और बॉल लग गया। ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए स्टेट पे जाके। दूसरी बात है हमारी ग्राउंड फिट। मैंने बोला था कि जब तक आप फिटनेस और ट्रेनिंग नहीं करते, फील्डर आप वर्ल्ड क्लास नहीं है, आप किसी काम के नहीं है क्रिकेट में, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। छोटे फॉर्मेट को खेल के टेस्ट क्रिकेट की प्रॉब्लम आ गई। मैंने बहुत बार कोचेस को बोला, सब लोगों को बोला, जिम में मत लेके जाओ क्रिकेटर्स को, मत लेके जाओ। कपिल देव ने सारी जिंदगी जिम नहीं किया, रिचर्ड हेडली ने सारी जिंदगी जिम नहीं किया, डेनिस लीज ने कभी जिम नहीं किया, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने जिम नहीं किया। वो एथलेटिकिज्म करते थे, ग्राउंड के ऊपर करते थे। क्रिकेटर की बॉडी एक जिमनास्ट की तरह होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हम जिम में जा जाके, बुमराह 5वीं बार इंजर्ड हुए हैं, सच ए ग्रेट बॉलर, जिम करने की जरूरत नहीं है। वो खुद उनमें इतनी पावर है, इतना अंदर से उनका जनरेट होता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप एक बॉलर पे डिपेंड करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ। सो प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग में है, प्रॉब्लम हमारी फील्डिंग में है। सो मैं समझता हूँ कि जैसे पंत ने पहले इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में 100 किया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आप 350 रन करके 450 रन करके हारते हो तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपकी फील्डिंग और आपकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। बात यह है बैटिंग हमारी बड़ी अच्छी चल रही है। सेकंड टेस्ट मैच में भी ऐसा ही है, आप लंबा स्कोर करो, लंबा खेलो। आप जब भी आउट हो रहे हो, बॉलर आपको आउट नहीं कर रहा, अपनी गलती से आउट हो रहे हो। मैंने बहुत बार कोचेस को बोला, सबको बोला, बॉल बाय बॉल देखो। आपने बेशक विराट कोहली भी ऑल्सो द ग्रेटेस्ट आदमी, कुछ और ही प्लेनर से लगता है, लेकिन वो भी 7-7, 8-8 इनिंग्स फेल हुआ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मैचेस में। क्यों? क्योंकि दूर से खेल रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है। आपको अगर बैट्समैन 200 रन करके आया ना, तो उसको बैठ के देखो कि अपनी वीडियो देखो, एक एक वीडियो में एक एक बॉल की चेक कराओ एज अ कोच, एज अ मैनेजमेंट, कि यहाँ पे तुम गलत खेले हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। उसको स्क्रीन पे चलाओ, रोको, देखो बॉल कहाँ पिच किया, तुम कैसे थे। ये हर रोज हर पल करना पड़ेगा मैनेजमेंट और कोचेस को। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
आरएसएस पर कर्नाटक मंत्री प्रियंका खड़गे की टिप्पणी पर बोले केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी वे सिर्फ बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका खड़गे सिर्फ बेबुनियाद और निराधार बयान दे रहे हैं, ये उनकी हताशा का संकेत है। आरएसएस देश के निर्माण में डिकेड्स से सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और उस पर सवाल उठाना सिर्फ सस्ती राजनीति है। देखिए, नहीं तो रोमन तेल आएगा, निराधा नाचेगी। मैं और बता दूं, खड़गे जी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने क्या कहा 2014 में प्रधान सेवक बनते उन्होंने कहा मैं छोटा व्यक्ति हूँ, इसे छोटी बात करता हूँ कि आज भी करोड़ों ही माताएं बहनें अंधेरे का इंतजार करती है, कब अंधेरा होगा, कब सोच के लिए जंगल में जाए। ये छोटी बात थी क्या? इस देश के लिए कलंक था। इस कलंक को मिटाने का कोई काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं बात करूँ उज्ज्वला योजना के तहत, मैं कह रहा हूँ जो विकसित राष्ट्रों में 70-75 साल की आयु में महिलाओं के फेफड़े आंखें कमजोर होती है, वो हमारे 30-35 साल की आयु में हमारे देश में फेफड़े आंखें कमजोर हो जाया करती थी। उस धुआं से निजात दिलाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं बात करूं जनधन खाते की, 2014 के पहले 75% जनता बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची। जीरो बैलेंस पे करोड़ों माताओं बहनों के खाते खोलने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, गरीब को गणेश मानकर, और उसका परिणाम क्या निकला? 27 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज 81 करोड़ से ज़्यादा जनता को फिर अनाज दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ी कई योजना नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी गरीब को गणेश मानकर आज पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है, चाहे धारा 370-35 हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर की बनने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा जो बेगुनाह आदमियों को जो हत्याएं की गई है उनको सबक सिखाने का काम किया है। तो इसलिए खड़गे जी अब अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको पता है सत्ता में कभी आना नहीं है, इसलिए जो कहना है जो कह दो। इस राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए काम करती है, राष्ट्र निर्माण के लिए और चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए आरएसएस काम करती है। उनको पता ही नहीं, जब भी संकट आया देश में, चाहे कभी, चाहे भूकंप आया, जब कोई दूसरे देश ने युद्ध किया, सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ पहुँचे हैं। उनको पता ही नहीं है कि स्वयंसेवक की क्या परिभाषा है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।